हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर दिया है। नाइट्रोजन फैमिली की हम लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दी है। और गाइस वैसे तो मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, पर अभी भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सीबीएसई का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। यार मृत्युंजय पंड्या नाम का मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो, आपके करियर रिलेटेड वीडियो, एग्जाम की स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोस उस चैनल पर डालते हैं। और वो चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि इस चैनल पर हम लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अगर हम दूसरी बातें करेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल जिसको बोलना चाहिए क्लासिफाइड चीज़ों को रखने के लिए ग्रेविटी सर्कल पर सिर्फ पढ़ाई, और पास वाले मृत्युंजय पंड्या चैनल पर करियर काउंसलिंग एंड उससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मृत्युंजय पंड्या चैनल नहीं देखा है तो जाकर देख लो और उसको सब्सक्राइब कर लो। सेकेंड पॉइंट, आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन कौन से वीडियोस बना दिए हैं। अभी लेटेस्ट में कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा दो। बेटा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा दिया, उसके बाद ही यहाँ पहुंचा हूं, मैं लाइन वाइज चल रहा हूं। वो पढ़ा दिया है तभी यहाँ आया हूं। तो तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट नहीं देखी है। अब तो हमने प्लेलिस्ट भी बिल्कुल क्लासिफाई कर दी है। 2020 की प्लेलिस्ट 12th की अलग बना दी है, 2020 की प्लेलिस्ट 11th की अलग बना दी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जाकर देखनी है। तो वो लोग आप देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जो सारी फैसिलिटीज है इसीलिए की हुई है। और जिन लोगों को, एक बच्चा है बहुत ही दिमाग खा रहा है, बोल रहा है कि सर क्या दो चैनल है, दो चैनल क्यों बना लिए। अबे तो तेरा क्या जा रहा है, दो चैनल बनाऊं या 4 चैनल बनाऊं? फायदा तो तुम लोगों का ही हो रहा है ना, तुम लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं ना, कौन सा मैं तेरे से पैसे चार्ज कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, बैड एलिमेंट्स चलते हैं, इनको अपन इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मजा आया है? स्वैग देखा भैया सर का स्वैग। अब सर भी स्वैग दिखाते हैं हमारे। चलो तो मस्ती मजाक अलग, आगे बढ़ते हैं। और गाइज हम लोग क्लास 12th में जो हम लोगों ने ग्रुप 15 एलिमेंट स्टार्ट कर दिया है, आज से हम लोग इनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हम लोग आज यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मतलब हम लोग देखेंगे कि एक ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ की क्या क्या एटॉमिक प्रॉपर्टीज हो सकती है। और जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चों एक बात समझना, अगर हम बात करें इनके ग्रुप के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है NS2Np3। क्या लिखा जाता है? NS2Np3। यानी इसके s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होंगे, और जो इनका p ऑर्बिटल होगा px py pz, npx npy और npz, इन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरे होंगे हुंस रूल के अकॉर्डिंग। जहां पर हम लोग सब जानते हैं ये n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसे दूसरी भाषा में बोला जाता है नंबर ऑफ शेल्स, यानी इसके अंदर कितने शेल्स है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर हम लोग यहां पर सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो गाइस सबसे पहले तो आप एक बात देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 में आप जोड़ो 8 तो मिलेगा 15 में आप जोड़ो 18 आपको मिलेगा 33 आई थिंक, है ना? हाँ, 33 में फिर आप जोड़िए 18 आपको मिलेगा 8 और 3 11, 3 4 5 51, एंड 51 में आप जोड़िए 32 आपको मिलेगा 83। तो ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको +8 +18 +18 +32, तो इसको 8 8 18 18 32 32 आर कॉल्ड एज मैजिकल नंबर्स। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें मैजिकल नंबर्स बोला जाता है। और मैजिकल नंबर का मतलब कुछ नहीं है, आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। ये 8 कहां से आया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपका नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, क्योंकि आपका नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है।
नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आते वक्त आपको 8 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, समझ रहे हो। फिर जब अपन फॉस्फोरस की बात करते तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस 8, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, और जो आपका आर्सेनिक है ये फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है। तो क्योंकि फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं इसलिए यहां पर आपने लिख दिया 18। एंटीमनी भी फिफ्थ पीरियड को बिलोंग करता है, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं इसलिए 18 जोड़ दिया। और क्योंकि ये सिक्स्थ पीरियड को बिलोंग करता है तो सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड ऐसे होते हैं जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं इसलिए ये हम लोगों ने लिख दिया। तो ये आपको याद करना हो तो करना, अदरवाइज इसको याद करने की या रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ टेक्निक आपको सिखाई थी मैंने कि आप एटॉमिक नंबर निकाल सको अगर आपको जरूरत पड़े तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी एंड आपका लास्ट में बिस्मथ, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। अब जब अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का बेस्ट तरीका, नाइट्रोजन के पहले कौन सी नोबल गैस आती है? पहली नोबल गैस का नाम है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। दूसरी नोबल गैस का नाम है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। मतलब नियॉन नाइट्रोजन के बाद आती है, तो हम लोग यहां पर नियॉन नहीं यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे हीलियम। हीलियम के बाद नियॉन, और ऑब्वियसली वो फास्फोरस के पहले आ रही है। इसके बाद आर्गॉन, आर्गॉन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन। तो आप सबसे पहले नोबल गैसेस लिख दीजिए। अच्छा, काफी स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर नोबल गैस क्यों लिखा? तो प्यारे बच्चों हीलियम लिखने का मतलब है मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s2। नियॉन लिखने का मतलब है मैंने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s2, 2s2, 2p6। आर्गॉन लिखने का मतलब है मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब क्योंकि क्या है आप देखो, जैसे एंटीमनी और बिस्मथ में 83 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, इसमें 51 इलेक्ट्रॉन है, आप कितना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? आप देखो आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कितना बड़ा हो गया। तो इसको कट शॉर्ट करने के लिए, इसको कट शॉर्ट करने के लिए हम लोग नोबल गैस लिख देते हैं। तो राइटिंग द नोबल गैस कैन रिप्रेजेंट, राइटिंग द नोबल गैस कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमने ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन नहीं लिखा है, हम लोगों ने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। दिस इज कॉल्ड एज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या शो करता है? ये शो करता है इनर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अंदर का जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो बताएगा, ठीक है। अच्छा, ये सेकेंड पीरियड पर है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड पर है, आर्सेनिक फोर्थ पीरियड पर है, एंटीमनी फिफ्थ पर, और बिस्मथ सिक्स्थ पीरियड पर है। तो 1s हो गया हीलियम की वजह से। अब यहां पर आप लिखेंगे 2s2, 2p3, यहां पर आप लिखेंगे 3s2, 3p3, यहां पर आप लिखेंगे 4s2। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आपको अफबाउ प्रिंसिपल याद है? क्या बोलता था अफबाउ प्रिंसिपल? कि 4s के बाद 3d भरा जाना चाहिए। तो यहां पर 3d10 आएगा, उसके बाद फिर 4p3 आएगा। आप देखो फॉस्फोरस में 3s2, 3p3 भरा हुआ है, लेकिन यहां का 3d खाली है क्योंकि यहां पर 3d की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब अपन इस पे जाते हैं आर्सेनिक पर, तो आर्सेनिक में 33 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से 4s2 के बाद 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं, तब जाकर इसके 30 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, और उसके बाद यहां पर आपको भरना पड़ता है 3 इलेक्ट्रॉन 33 के लिए। अब आप यहां पर देखिए 5s2, 5s के बाद क्या आएगा? 4d10, देन इसके बाद 5p3। फिर आगे चलते 6s2, 6s2 के बाद आएगा 5d10, 5d10 के बाद आएगा 4f14, f ऑर्बिटल 5d के बाद भरते हैं, और फिर आएगा 6p3। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या याद करना है? ये याद करना है कि जो आपका थर्ड एलिमेंट है आर्सेनिक, उसमें 3d इन्वॉल्व करना है, फिर इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है 4d, और जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, उसमें 4f इन्वॉल्व करना और उसको पूरी तरीके से भरना है। तो ये हो गए प्यारे बच्चों आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ एंड
एंटीमनी के। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन बात करेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस की। जल्दी जल्दी इसको नोट करो। हो गया? चलिए, मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा लल्लू चप्पू है ये, ब्रर है ये, ब्रर। आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं किसकी? किसकी बात करेंगे? नहीं, हम लोग एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस की बात करेंगे। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कमर कस लीजिए, हम लोग शुरू करने वाले एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। चलो अब एक बात बताओ प्यारे बच्चे, सबका ध्यान मेरी तरफ है। ओए ओए इधर देख, उधर मत देख, इधर देख, इधर देख। चलो तो गाइस, अगर अपन बात करें एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस की, तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, मैं आप लोगों के सामने इनके कोवेलेंट रेडियस यानी कि इनके एटॉमिक रेडियस लिखता हूं। इसका एटॉमिक रेडियस 70 पिकोमीटर होता है, इसका एटॉमिक रेडियस 121 पिकोमीटर, इसका एटॉमिक रेडियस 110 पिकोमीटर, इसका एटॉमिक रेडियस 121 पिकोमीटर, इसका एटॉमिक रेडियस 141 पिकोमीटर और इसका एटॉमिक रेडियस 148 पिकोमीटर। अब आप यहां पर देखिए, इसके एटॉमिक रेडियसेस देखकर, कोवेलेंट रेडियसेस देखकर आप लोगों को क्या क्लियर समझ में आ रहा है? आप सभी बच्चे बोलेंगे कि यस सर, एक बात हमें क्लियर हो गई, दैट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, that is from nitrogen to bismuth, कोवेलेंट रेडियस यानी आपका एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस। आपका कोवेलेंट रेडियस यहां पर लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करी क्या? अगर नहीं तो करो। क्या इंटरेस्टिंग बात नोट करी? कि जब मैं नाइट्रोजन से फास्फोरस जा रहा हूं, मुझे एक सडन इंक्रीज दिख रहा है, देयर इज अ सडन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। लेकिन जब आप यहां पर देख रहे हो, दोनों में लगभग 40 पिकोमीटर्स का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जब आप फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से बिस्मथ और बिस्मथ से एंटीमनी की तरफ जा रहे हो, तो देयर इज ओनली अ स्लाइट इंक्रीज, देयर इज ओनली अ स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। देखा आप लोगों ने? क्योंकि यहां पर आप देखो, फास्फोरस आर्सेनिक में सिर्फ कितने 11 पिकोमीटर का फर्क है, इन दोनों में मात्र 20 पिकोमीटर का फर्क है, और इन दोनों में तो सिर्फ और सिर्फ 7 पिकोमीटर का फर्क है। तो आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए, नाइट्रोजन से फास्फोरस में एकदम से एटॉमिक रेडियस बड़ा हो रहा है, लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन क्या होगा? तो इसका एक्सप्लेनेशन मेरे प्यारे बच्चे सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ऑल्सो आयोनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस के साथ साथ आयोनिक रेडियस भी बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है, जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयोनिक साइज भी नो डाउट बढ़ेगा। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा दैट सबसे पहला इसका रीजन क्या होगा? टॉप टू बॉटम जब आप किसी भी ग्रुप में जाते हो, टॉप टू बॉटम जब आप किसी भी ग्रुप में जाते हो, सबसे पहले नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ 2 शेल देखे गए थे, फास्फोरस के अंदर 3, 4, 5, 6। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ साथ यहां पर आप लोगों को एक इफेक्ट जिसको बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नाउ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट? क्या मेरे प्यारे बच्चे इस बात को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए लाडले बच्चों, यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये मान लीजिए आपके एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोटॉन भरे पड़े हैं। ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल, ये इसका तीसरा शेल, इस तरीके से है। ठीक है, चलो एक शेल अपन अंदर बना देते हैं, ये इसका
तीसरा शेल और ये बाहर वाला इसका चौथा शेल। नाउ गाइस, अगर मान लीजिए अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट वाले में, उसके बाद वाले में यहां पर 3 2 5 6 7 8 शेल, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। फिर यहां पर भी अपन 8 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 6 7 8 और 1 इलेक्ट्रॉन अपन यहां बना देते हैं। नाउ गाइस, होगा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट? सबसे पहले एक बात समझना, स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ साथ मैं एक नाम और सिखा देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक और टर्म सीख लीजिए जिसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से फोकस करके सुनना। आप एक बात देखो, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 7। फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, फास्फोरस के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 15। आर्सेनिक जिसका एटॉमिक नंबर 33 है, आर्सेनिक के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 33। एंटीमनी जिसका एटॉमिक नंबर 51 है, इसके न्यूक्लियस में 51 इलेक्ट्रॉन्स, और बिस्मथ के न्यूक्लियस में 83 प्रोटॉन्स होंगे। सॉरी, 51 प्रोटॉन्स और इसके न्यूक्लियस में 83 प्रोटॉन। अब एक बात बताओ, एक न्यूक्लियस जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस उतना पावरफुल होता जाएगा। क्यों पावरफुल हो जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि नेगेटिवली चार्ज उसके आसपास घूम रहे हैं, उनको पूरी ताकत से अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं? एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें जितने प्रोटॉन्स डालोगे वो उतना पावरफुल होगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। और वो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, भले ही दूर दूर हो, भले ही बहुत दूर हो, उनको पूरी ताकत से अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो दैट पावर इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी एक न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, अपनी ओर खींचने की पावर, द टेंडेंसी ऑफ अ न्यूक्लियस to attract the valence electron towards itself is called as effective nuclear charge. Is that clear to you guys? Effective nuclear charge अच्छे तरीके से क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इट इज द कैपेसिटी और इट इज द टेंडेंसी ऑफ द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो पावर होती है, उसे ही बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन हैं, ये इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पूरी ताकत से खींचेगा। सोचो, खींचेगा कि नहीं? बिल्कुल खींचेगा। तो क्या होगा, इससे वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आने लगेगा। वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आने लगेगा। अब जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आने लगेंगे, एटम का साइज तो कम होने लगेगा, एटम का साइज तो डिक्रीज होने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ गए? अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं, लोग सोचते हैं कि शेल फिक्स है। बेटा, शेल फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूम रहा है वो शेल है। तो जहां होगा इलेक्ट्रॉन और जहां घूमेगा इलेक्ट्रॉन, वही शेल है। प्यारे बच्चों, इस बात का समझना। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये जो आपने काले मार्कर से जो रास्ता बनाया है ये शेल है और ये पाथ फिक्स है। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन इस जगह पर घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से ये हमें एक रास्ते जैसा दिखने लगा है। तो इलेक्ट्रॉन जहां घूमेगा वही शेल है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर घूम रहा है, तो आपको ये शेल दिख रहा है ये। लेकिन अगर मान लो न्यूक्लियस ने इसको थोड़ा अंदर खींच लिया तो ये थोड़ा अंदर घूमने लगेगा, तो वो जहां जिस रास्ते पर घूमेगा वही आपका शेल बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन जहां घूमते हैं वो शेल बनता है। ये आप ऐसा समझो कि वो एक पक्का रोड नहीं है, एक बिल्कुल प्रॉपर सीमेंट कंक्रीट का रोड नहीं जिस पे आप कार चला रहे हो। ये कच्चा रास्ता है, कीचड़ वाला, जहां पर से कार जा जाके, गाड़ियां जा जाके एक रास्ते ऐसा नहीं बन जाता पगडंडी। ये वो चीज है, तो जहां गाड़ियां चलेगी वहां रास्ता बनेगा।
शेल्स का ये कंसेप्ट होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया ऐसा जाता है कि नील बोर की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। नील बोर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड शेल में घूमता है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स न्यूक्लियस से एक फिक्स दूरी पर घूमता है, और वो जिस दूरी पर घूमता है वो इतना तेज घूमता है कि आपको वहां पर एक रास्ता दिखने लगता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन है वहां शेल है, तो क्या होगा, ये इसको अंदर खींचेगा। लेकिन इस प्रोसेस को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन towards itself when all the repulsive force of inner shell electrons are considered as negligible। ये टर्म मैंने क्यों लिखी, ये लाइन मैंने क्यों लिखी, मैं आपको कुछ सेकंड्स बाद समझाऊंगा। लेकिन इस बात को अभी समझो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पर लगने वाला फोर्स जो उसे अंदर की ओर खींचे। लेकिन एक टेक्निक वहां पर, एक टर्म आ जाती है, एक प्रोसेस आ जाती है जिसे बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ गाइस, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? तो प्यारे बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है जब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अंदर की ओर खींचा जाएगा, तो ये इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये जो इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इन पर सेम चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाने लगेंगे, एक रिपल्सिव फोर्स लगाने पड़ेंगे, एक रिपल्सिव फोर्स लगाने लगेंगे। और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से न्यूक्लियस जितनी ताकत से इसको अंदर खींच रहा है, उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स उस पर एक बाहर की ओर रिपल्सिव फोर्स लगाने लगेंगे। समझ गए बात को? तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के आसपास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने लगेंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ने लगेंगे, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ने लगेंगे, और वैसे वैसे वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलने लगेंगे। तो व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, बाहर की ओर उसे पुश कर रहे हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को पुश क्यों कर रहे हैं, बाहर की ओर क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पर सेम चार्ज है। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को बाहर पुश करेंगे और न्यूक्लियस इसे अंदर की ओर लाने की कोशिश करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, जब न्यूक्लियस इसे अंदर खींचेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन को बाहर पुश कर देंगे। तो ये दोनों इफेक्ट लगभग एक दूसरे को नलीफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर कमजोर हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर प्रोमिनेंट बन के उभर के सामने आता है। इस वजह से आप जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, एक तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ शेल क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो शेल बढ़ेगा और न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा। तो अब एटॉमिक साइज बढ़ने के पीछे मेन रीजन कौन सा बनेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर ना लाते हुए उल्टा बाहर की ओर धकेल देगा। तो आपको अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा और बाहर घूमता हुआ नजर आएगा। तो आपको एटॉमिक साइज जो दिखना था, जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देने लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आई प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? तो इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमने क्या लिखा, द कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन
ऑल द रिपल्सिव फोर्सेज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आप डिफाइन करोगे तो उसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का सिर्फ वैलेंस शेल पर क्या अट्रैक्शन है, कितना अट्रैक्शन है, उसको कितनी पावर से खींच रहा है। हम ये कब मानेंगे, जब हम मानेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगा रहे, उसे बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर एक बाहर की ओर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो क्या ये चीज समझ में आ गई, क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो दैट इज वेरी गुड। तो नाउ वी ऑल नो, इन टर्मिनोलॉजीज को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गई है। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? अपन पहले बात तो इसको यहां पर ठीक कर लें कि हम लोग यहां से यहां क्या देख रहे हैं, देयर इज ओनली अ स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हाँ चलो। तो अब हम लोगों ने देखा कि ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप कोवेलेंट रेडियस एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। क्यों बढ़ेगा? नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, इसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और ये दोनों फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करने का काम करेंगे। ये दोनों फैक्टर आपके एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करने का काम करेंगे। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज करने का काम करता है, बट इट इज नलिफाइड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से ये लगभग नलिफाइड हो जाता है, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये एटॉमिक रेडियस पे कोई असर नहीं डालता। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एटॉमिक इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। तो क्या आपको पहला वाला केस समझ में आ गया कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे एटॉमिक रेडियस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। नाइट्रोजन के मुकाबले बिस्मथ का एटॉमिक रेडियस लगभग दुगना हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल बढ़े और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको रब करके फिर मैं इसका जवाब देता हूं कि यहां पर ये क्या फंडा फंस रहा है। सडन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड स्लाइड इंक्रीज, यानी ऐसा क्या हो गया इसी ग्रुप के अंदर कि ये तकलीफ आ गई। दया, क्या हुआ ऐसा? दया, पता लगाओ इसका, तोड़ दो ये दरवाजा, जल्दी लिखो। चले आगे बढ़े गाइस। अगर अब हमारे मन में लग रहा है कि टॉपिक बोरिंग है या समझ में नहीं आ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बकवास है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीजों में से एक है। ये आप लोगों को जेई और नीट में इतना हाई स्कोर करवा सकती है, आपके परसेंटाइल को बहुत बढ़ा सकती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत इजी होती है, बस समझना चाहिए। लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक रट लो, मैं कहता हूं इनऑर्गेनिक को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसको समझो। इसीलिए मैं इनऑर्गेनिक के बहुत बड़े बड़े वीडियोस बनाता हूं, बहुत ज्यादा देर तक एक्सप्लेन करता रहता हूं एक ही चीज को, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि क्या है मृत्यु, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर के केमिस्ट्री को बंद कर देना है मृत्यु। जेई और नीट में केमिस्ट्री के पेपर को फोड़ने जा रहा हूं मैं। समझ में आ रही है बात? यस और नो? चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड। अब हम इस बात का जवाब देते हैं कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में एटॉमिक रेडियस सडनली क्यों बढ़ जाता है और यहां पर एकदम से क्यों नहीं इंक्रीज होता। तो अभी गाइस मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया ना, एक बार स्क्रीनिंग इफेक्ट की और डिटेल में चलते हैं। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के आज हम लोग जितने भी इसने अपने आप का वो बना रखा कि मैं बहुत बड़ा वाला हूं, इसकी आज धजिया उड़ा देते हैं। आज मेरा दिमाग इतना खराब हो गया, इसको फोड़ के रख देते हैं अपन, इसकी एकदम वाट लगा देते हैं इसको। समझ में आ रही बात? तो व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? अभी मैंने आपको बताया कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्यार से सुनना, अच्छे से सुनना, ठूसा मार दूंगा नहीं तो मैं। महासेना, ध्यान से सुनना। ये आपका पहला शेल, ये आपका दूसरा शेल, ये आपका तीसरा शेल, ये आपका चौथा शेल। कटप्पा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? ये आपका इनर शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स फटाफट में ड्रॉ करने वाला हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
तेरी तेरी 12 की ढेर। हाँ, अब अभी क्या सीखा कि ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अभी आप लोगों ने ये सीखा, ये सीखते हैं छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे, मतलब ये छोटे छोटे बच्चों का कंसेप्ट है, ये गुल्लू मुल्लू का कंसेप्ट है। पर मेरे गुल्लू मुल्लू हो तुम लोग, ले 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 चुंगू मुंगू बच्चों, समझ में आया? मेरे शिनचैन, क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या ये तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर है? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा फर्स्ट और सेकेंड शेल है, जब हम लोग फर्स्ट शेल में होते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है 1s। जब हम लोग सेकेंड शेल में होते हैं तब हमारे पास में दो ऑर्बिटल हो जाते हैं 2s एंड 2p। लेकिन जब हम लोग थर्ड शेल पर उतरते हैं तो थर्ड शेल में हमारे पास में 3s2 3p6 और 3d10 हो जाते हैं। जब आप लोग फोर्थ शेल पर उतरते हो तो आपके पास में 4s2 4p6 4d10 और 4f14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे शेल्स बढ़ रहे हैं आपके पास में अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स भी आ रहे हैं। क्या ये बात आप जानते थे, हाँ या ना? जब आप फर्स्ट शेल में रहोगे तो सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, जब सेकेंड शेल में आओगे तो s और p ऑर्बिटल होगा, जब थर्ड शेल में आओगे तो s p और d ऑर्बिटल होगा, जब फोर्थ शेल में आओगे तो s p d और f ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने मेरे प्यारे बच्चों के सामने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, आप इस फर्स्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन्स को देखिए। आप मुझे बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में है, लेकिन कौन से ऑर्बिटल में है? 1s ऑर्बिटल में है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। फाइन, सेकेंड शेल को देखो, सेकेंड शेल में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सेकेंड शेल में, लेकिन ये कौन कौन से ऑर्बिटल को कहलाएंगे? तो इन 8 में से, ये सेकेंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल के हैं और 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के हैं। दैट मींस ये सेकेंड शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे बनाए हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। इनमें से कोई 2 s ऑर्बिटल को बिलोंग करेंगे और कोई 6 किसको बिलोंग करेंगे? p ऑर्बिटल को। वैसे ही अगर अपन बात करें ये थर्ड शेल की, तो बेटा थर्ड शेल में मैंने बनाए 8 है, पर यहां 18 हो सकते हैं। तो वो 18 इलेक्ट्रॉन में से 10 d में होंगे, 6 p में होंगे और 2 s में होंगे। दैट मींस अलग अलग ऑर्बिटल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अलग अलग ऑर्बिटल्स आपको अलग अलग शेल पर दिखते हैं। सर इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि यहां पर हर इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया जाने वाला रिपल्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग होगा। आई रिपीट, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का इस वैलेंस शेल पर लगने वाला रिपल्शन अलग अलग होगा। क्या यह बात समझ में आ रही है? तो यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज तक आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, और यही वजह है कि आपको ना तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और ना ही इनर्ट पेयर इफेक्ट लगाते आता है। अगर ये सीख लिया तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोगों के लिए रसमलाई, गाजर का हलवा, चीज बस्ट पिज्जा, हाका नूडल्स, शेजवान फ्राइड राइस हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल प्योर पार्टी हो गई अपनी। तो क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन different orbitals applies different repulsion on the valence electron, on the valence electron, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कैसा होगा? अलग अलग होगा। अब देखते हैं किसका ज्यादा होगा। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं s ऑर्बिटल की, तो आप लोगों ने s ऑर्बिटल के बारे में एक बात क्लास 11th में पढ़ी होगी,
जो मैं जानता हूं तुमने नहीं पढ़ी होगी। ना 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 ना। एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस मानो। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है लाल लो? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब ये एस ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे रखता है। मतलब ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसने न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया। न्यूक्लियस को इसने चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा इमेजिन करो कि एक फुटबॉल है और फुटबॉल के अंदर उसका ब्लैडर है। तो ब्लैडर तुम्हारा क्या हो गया? न्यूक्लियस। और जो फुटबॉल का कवर है वो तुम्हारा एस ऑर्बिटल हो गया। तो क्या फुटबॉल के अंदर तुमको ब्लैडर दिखता है? अब कुछ बोलेंगे हाँ सर वो छोटा सा पाइप जिसमें हवा भरते। छिछोरे पंती बंद करो, बात का जवाब दो। कि अगर तुमने एक टेनिस की बॉल ले ली तो टेनिस की बॉल के अंदर क्या है तुमको दिखता है? नहीं, हमको लगता है वो खाली है। तो हो सकता है खाली हो, लेकिन अगर अपन बात करें एटम की तो एटम का जो एस ऑर्बिटल होता है बिल्कुल टेनिस की बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह स्फेरिकल होता है और अंदर न्यूक्लियस होता है जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो एस ऑर्बिटल का शेप ही ऐसा है कि उसने न्यूक्लियस को हर पॉइंट से कवर कर रखा है, हर तरफ से कवर कर रखा है। तो न्यूक्लियस सिर्फ किसको देख पा रहा है? एस ऑर्बिटल को। तो न्यूक्लियस पूरी ताकत से अपनी ओर किसको खींचेगा? एस ऑर्बिटल को। तो न्यूक्लियस के ऊपर अपने बाप का हक, अपने बाप का राज कौन समझेगा? एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल की यहां पर ड्यूटी लग गई कि न्यूक्लियस को कवर करने की। इसलिए एस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। सबसे ज्यादा रिपल्शन और सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन लगाएगा? एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ देयर शेप, उनका शेप स्फेरिकल होता है, वो न्यूक्लियस को पूरी तरीके से कवर करके रखे हुए हैं। इसीलिए वो क्या करेंगे? पूरी तरीके से न्यूक्लियस को कवर करेंगे और बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आए। इसलिए पूरी ताकत से उस पर क्या लगाएंगे? रिपल्सिव इफेक्ट। भाग जा, जा साले, हट जा, तेरी ऐसी की तैसी। समझ में आ रही बात? इसके बाद अगर अपन बात करें पी ऑर्बिटल की तो लाड लो मेरे प्यारे गुलगुलो, गुलगुले उलबुले इलेमू इलेमू, जाना ना हो जहां वही जाता है, दिल उल्लू का पट्टा है। पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, एक डंबल ये, एक डंबल ये, एक डंबल ये। तो ये तुम्हारा जो पी ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के आसपास है। इसने न्यूक्लियस को चारों तरफ से नहीं घेरा है, इसने बस न्यूक्लियस के आसपास डेरा जमाया हुआ है। आपको यहां से यहां से यहां से न्यूक्लियस दिख रहा है। मतलब इसकी न्यूक्लियस से कोई इतनी खास पहचान नहीं है जितनी एस ऑर्बिटल की है। एस ऑर्बिटल ने पूरा न्यूक्लियस पे कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन पी ऑर्बिटल का इतना नहीं है। इसीलिए पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि न्यूक्लियस किसी और को बुलाए। समझ में आ रही है बात? लेकिन एस ऑर्बिटल के बाद अगर कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा लगाता है तो वो कौन है? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के बाद आते हैं आपके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। ये अपन किनकी बात कर रहे हैं? अपन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अब डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्क्रीट, डिफ्यूज्ड। इसका नाम ही क्या है? डी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज मतलब बहुत ही ज्यादा फूसा हुआ, फूसफूसा। अपन जानते हैं ना इसका शेप कैसा? डबल डंबल, ये ऐसा डबल डंबल। तो ये भी क्या होता है? न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। और सबसे ज्यादा आखिरी में आता है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का शेप बिल्कुल बिखरा हुआ होता है, बिल्कुल ही ज्यादा खराब होता है। इसको फंडामेंटल बोला जाता है। एफ मतलब फंडामेंटल। एफ मतलब क्या? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब ऐसा मानो कि एफ ऑर्बिटल का शेप बस ऐसे छिद्रा छिद्रा सा, बिखरा बिखरा सा है। बस ऐसा इलेक्ट्रॉन तुमको वहां घूमता हुआ दिख रहा है तो तुमको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, बाकी बिल्कुल एक्सक्लूसिव और बहुत प्यारा शेप एस और पी ऑर्बिटल का होता है। डी ऑर्बिटल का शेप भी बिखरा बिखरा और एफ ऑर्बिटल का शेप भी बिखरा बिखरा होता है। तो इन दोनों का शेप बिखरा हुआ होने के साथ साथ ये न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर होते हैं। तो ये न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से इनको कोई बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ता कि न्यूक्लियस किसी को बुलाए या नहीं बुलाए। अपने को क्या करना? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। समझ में आ रही बात आपको? क्या बोला मैंने? इन दोनों का शेप
ऐसा है कि न्यूक्लियस के बहुत करीब है, और इन दोनों का शेप ऐसा है कि न्यूक्लियस से बहुत दूर है, छिद्रे छिद्रे बिखरे बिखरे, इनसे खुद का शेप संभल नहीं रहा, तो ये कहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने जाएंगे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, न्यूक्लियस चाहता है कि मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने करीब ले आऊं, लेकिन न्यूक्लियस के सबसे करीब तो s ऑर्बिटल है, भले ही वो 1s हो, भले ही वो 2s हो, भले ही वो 3s हो, क्योंकि शेप एस्फेरिकल है ना। न्यूक्लियस को चारों ओर से घेरने का काम s ऑर्बिटल करता है, भले ही वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो। सिमिलरली p ऑर्बिटल पार्शियली कवर करता है, तो ये सेकेंड हाईएस्ट लगाएगा। d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल बिल्कुल डिफ्यूज होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल का लगभग नेग्लिजिबल, इनका लगभग नेग्लिजिबल रिपल्शन होता है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन दोनों का बहुत ज्यादा हाई रिपल्शन होता है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है? पहले क्या यह बात आपको पची? क्या यह बात आप लोगों को हजम हुई, डाइजेस्ट हुई? पक्की बात, श्योर शॉट। अब एक बात मुझे बताओ, N और P यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो S और P ऑर्बिटल ही पाओगे, D ऑर्बिटल है ही नहीं। मतलब नाइट्रोजन से फास्फोरस जाते वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स पाए गए वो S और P ऑर्बिटल में पाए गए, इसलिए अंदर के S और P ऑर्बिटल ने बाहर के S और P ऑर्बिटल पर जोरदार रिपल्शन लगाया होगा, इसलिए एटॉम का साइज बड़ा हो गया। लेकिन जब आप आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ पर आए तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में आपने यहां पर D ऑर्बिटल और यहां पर D के साथ F ऑर्बिटल भरते हुए देखा, और D और F ऑर्बिटल का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ना के बराबर होता है, और यही सबसे ज्यादा पीछे भी होते हैं भाई। अंदर S के बाहर P के बाहर D और D के बाहर F, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में D और F ऑर्बिटल ही होंगे, और इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी इनका रिपल्सिव फोर्स तो ना के बराबर होता है। इसीलिए आपको यहां से एटॉमिक रेडियस ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि D और F ऑर्बिटल वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या ये फंडा समझ में आया? चलिए, तो इसके बारे में अपन यहां पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो, ठीक है? ले इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से आगे बढ़े। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो आपका नाइट्रोजन है एंड फास्फोरस है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3, एंड फास्फोरस का क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो एक्चुअली यहां पर आप देखो, फास्फोरस के अंदर क्या है? इनर शेल्स के अंदर एक तो s ऑर्बिटल है, फिर s ऑर्बिटल है, और फिर p ऑर्बिटल है, और इनका रिपल्शन ज्यादा होता है। तो ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इसको क्या करेंगे? हाईली रिपेल करेंगे। हाई रिपल्शन होगा, इस वजह से नाइट्रोजन से फास्फोरस आते वक्त देयर इज अ सडन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। लेकिन जब आप आर्सेनिक की बात करते हो, आप एंटीमनी की बात करते हो, आप बिस्मथ की बात करते हो, तो आपने यहां देखा हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। यहां पर आपने देखा 4s2 3d10। तो अब यहां पर ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 4s के बाद 3d भरा जाता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि 3d होता तो अंदर है प्यारे बच्चों। ऑफबाउ ने बोला कि 4s के बाद 3d भरो, क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर आप एटम में चेक करोगे, जब आप एटम में चेक करोगे तो 3d ऑर्बिटल आपको 4s के पहले मिल जाएगा, क्योंकि ये थर्ड शेल पर प्रेजेंट है और ये फोर्थ शेल पर प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात आपको? तो भले ही इसकी एनर्जी ज्यादा हो, लेकिन ये प्रेजेंट तो नीचे की तरफ है। तो ये 3d के बाद 4s2, इसके बाद 4p3, यहां पर भी यही हो जाएगा 4d10 5s2 5p3, यहां पर भी हो जाएगा 4f14, फिर 4f14 के ऊपर है 5d10, फिर उसके ऊपर है 6s2 6p3। तो अब आप यहां पर देखो,
यहां पर इस 4s2 और 4p3 पे रिपल्शन कौन लगाएगा? 3d, ना के बराबर, बहुत लेस। 5s2 और 5p3 पर रिपल्शन कौन लगाएगा? 4d10, ना के बराबर। लेकिन फिर भी p ऑर्बिटल के बाद d ऑर्बिटल का रिपल्शन अच्छा होता है, इसलिए आपको यहां पर 11 या 20 पिकोमीटर का हाइक देखने को मिल रहा है। लेकिन 4f और 5d इनका तो नेग्लिजिबल ही है, तो ये तो बिल्कुल देखेंगे ही नहीं, ये बिल्कुल इस पर रिपल्शन लगाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो आप देखो बिस्मथ का साइज बिल्कुल कम बढ़ा, 7 पिकोमीटर के आसपास ही बढ़ा। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है? यहां पर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के अंदर डी और एफ ऑर्बिटल के आ जाने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना इफेक्टिवली नहीं लग पाता वैलेंस शेल पर। इस वजह से एटॉमिक साइज में इतना ज्यादा बदलाव नहीं आता। क्या यह बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे जैसे एटॉमिक साइज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस तो तैयार बैठा है वैलेंस शेल को अपनी ओर खींच लूं, न्यूक्लियस तो तैयार बैठा है कि वैलेंस शेल को अपनी ओर खींच लूं। तो एक तरफ डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटम का साइज बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस में पावर आने की वजह से न्यूक्लियस एटम के साइज को छोटा कर देगा। तो अब यहां पर गेम कौन खेलेगा? आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पावरफुल कब होगा? जब s और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, जो नाइट्रोजन से फास्फोरस में दिख रहा है। लेकिन फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ आते वक्त डी और एफ ऑर्बिटल के आ जाने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट काम तो करेगा, काम तो डेफिनेटली करेगा। अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, इसलिए इतना इफेक्टिवली इंक्रीज इन एटॉमिक साइज भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या हम इसका स्टेटमेंट लिखने को तैयार हैं? चलिए तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पक्की बात समझ में आ गई ना? ऊपर से तो नहीं गया बाउंसर? चलिए तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल increases and also effective nuclear charge increases। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। वाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस? बिकॉज प्रोटॉन्स इंक्रीजेस इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस में। फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, स्क्रीनिंग इफेक्ट from nitrogen to phosphorus, screening effect is very high, screening effect is very high, screening effect is very high, and therefore effective nuclear charge becomes weak। effective nuclear charge क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस को घेर लिया है प्रोटॉन, न्यूक्लियस को आपके s और p ऑर्बिटल ने घेर लिया, इसलिए ये कमजोर हो जाएगा। and hence atomic radius increases drastically। atomic radius क्या होगा? drastically increase हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें from arsenic to antimony to bismuth, screening effect becomes less potent because of introduction of d and f orbitals, because of introduction of d and f orbitals, and therefore स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे ही कमजोर हुआ, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस पोटेंट हुआ, कमजोर हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुरंत क्या बोलेगा? पकड़ लाओ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, थोड़ा सा तो अंदर लाओ। पूरा अंदर नहीं ला पाएगा, क्यों? क्योंकि अंदर 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p बैठे हैं, अंदर बैठे। लेकिन न्यूक्लियस बोलेगा अपने को बहुत अंदर नहीं लाना है, अपन थोड़ा सा तो खींचे, हल्का सा तो खींचे, हल्का सा तो कब्जा करे। तो therefore effective nuclear charge increases and hence slight increase in atomic radius is observed।
एक हल्का सा एटॉमिक रेडियस आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा आर्सेनिक, एंटीमनियन, बिस्मथ के अंदर। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्की बात, श्योर शॉट। चलिए नोट करिए फटाफट इसको। हो गया? तो गाइस यहां पर हमारा सेकेंड एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस वाला पॉइंट खत्म होता है। हमारी सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पर खत्म होती है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी की हम लोग यहां पर बात करेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलिए अब गाइस ये जो मैंने समझाया ना आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होता है, पी का कम, डी का और कम, एफ का और कम। अब ये आपको हर जगह काम में आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हर जगह काम में आएगा। तो अब हमको इतना टाइम नहीं लगेगा चीजों को पढ़ने में। थर्ड अपन यहां पर बात करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। नाउ गाइस व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? जब कभी भी एक एटम अपने गैसियस फॉर्म में होता है, प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी सॉलिड और लिक्विड पर काम नहीं करती, ये सिर्फ गैसियस स्टेट पर काम करेगी। तो क्या बोला मैंने? जब कभी भी हमारा एक एटम अपने आइसोलेटेड फॉर्म में हो, मतलब ये मॉलिक्यूल्स पर भी काम नहीं करेगा। तो जब कभी भी आपका एक एटम आइसोलेटेड फॉर्म में अकेला हो एंड इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, जब ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो, तब आप उस एटम को कितनी एनर्जी देते हो, उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जिसके बाद वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे, रिलीज कर दे और खुद आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या चीज क्लियर हो गई? व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? इट इज द एनर्जी required by an isolated gaseous atom, an isolated gaseous atom to release its valence electron to release its वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सीधी सिंपल भाषा में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए एक एटम को कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक बात ध्यान रखो, यहां पर आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसी एटम को दे रहे हो, मतलब वो कितनी एनर्जी लेगा, जितनी एनर्जी ज्यादा लेगा उतनी आयोनाइजेशन इंथैल्पी उसकी हाई होती जाएगी। और थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब कभी भी आप किसी पर्सन को एनर्जी देते हो, किसी एटम को आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, वो हमेशा पॉजिटिव कहलाएगी, क्योंकि आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो, उसको रिक्वायरमेंट है। अगर वो रिलीज करता तो नेगेटिव होता, लेकिन अभी वो खींच रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। नाउ गाइस एक बात बताओ, आयोनाइजेशन इंथैल्पी किन चीजों पर डिपेंड करेगी? आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड्स ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिपेंड्स ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी सीधी भाषा में बोला है दैट इज इट सिंपली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम, आपके एटम का साइज कितना है। अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, आप जैसे जैसे इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। वाई? बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, मतलब लेस पोटेंट होता जाता है। अब यहां पर वो कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना कि सर आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से तो बिस्मथ आपने कहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। कम नहीं हो जाता है, सॉरी बढ़ नहीं जाता है, थोड़ा सा पोटेंट हो जाता है। लेकिन अगर अपन ओवरऑल देखें, अगर अपन जनरलाइज फॉर्म में देखें तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना। तो एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है?
क्योंकि एटॉमिक साइज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, तभी एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। हमने वो वाला पॉइंट क्यों डिटेल में देखा था, क्योंकि नाइट्रोजन से फास्फोरस स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा था क्योंकि वहां पर s और p ऑर्बिटल थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सल्फर से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ स्क्रीनिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। कर रहा है और बहुत पावरफुली कर रहा है, बहुत ताकत से कर रहा है। तभी तो नाइट्रोजन के मुकाबले आर्सेनिक का एटॉमिक साइज बड़ा था। इसका एटॉमिक साइज 70 पिकोमीटर था, इसका 110 पिकोमीटर था, इसका 121 था, इसका 141 था और इसका 148 था। मतलब नाइट्रोजन के मुकाबले बिस्मथ के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कमजोर है। लेकिन हम लोगों ने यहां पर देखा कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में एकदम क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहां पर सिर्फ s और p ऑर्बिटल थे। फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मथ बढ़ रहा है लेकिन कम इंटरवल में, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर d और f ऑर्बिटल की वजह से थोड़ा सा स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना लगना चाहिए था, जितना हम नाइट्रोजन से फास्फोरस में सोचकर बैठे थे कि इतनी जोर से लगेगा, उतनी जोर से यहां नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? उतनी जोर से नहीं लग रहा है। इस वजह से थोड़ा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम जो सोच रहे थे कि एकदम कम हो जाएगा, उतना कम नहीं हुआ, बल्कि वो थोड़ा सा बढ़ा रहा। ऐसा बोलने का मतलब है। वरना कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मथ आपने कहा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है। नहीं 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 नहीं, वो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जितना मैंने सोचा था नाइट्रोजन से फास्फोरस, उतना इनमें नहीं हुआ। लेकिन जनरलाइज क्या होगा, जनरली तो नाइट्रोजन से बिस्मथ का साइज आप देख ही सकते हो, डबल है। नाइट्रोजन से बिस्मथ का साइज डबल है। डबल साइज होने का मतलब है इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट भी डबल लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आधा हो गया और शेल का साइज भी बड़ा हो गया। तो यहां पर क्लियर कट है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा, जितना बड़ा एटम होगा, जितना बड़ा एटम होगा उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। देयरफॉर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, एक तो उसको अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक रहे होंगे, तू बाहर जा, तू बाहर जा, तू बाहर जा, एक तो वैसे ही परेशान है, और दूसरा न्यूक्लियस कमजोर है, न्यूक्लियस उसको खींच नहीं पा रहा है अंदर की ओर, न्यूक्लियस उसको अपने पास बुला नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर उसको जरा सी भी एनर्जी बाहर से मिलेगी, बाहर से जरा सी भी एनर्जी मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के, वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के भाग जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इजीली रिमूव्ड, वो उतना इजीली रिमूव हो जाएगा। देयरफॉर दैट मींस दैट इज लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जरा सी एनर्जी दोगे, जरा सी एनर्जी प्रोवाइड करी, एटम आपका बाहर भाग गया। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप atomic size increases, screening effect increases, effective nuclear charge increases, and therefore ionization enthalpy decreases, ionization enthalpy decrease हो जाएगी। that means नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और सबसे कम बिस्मथ की। ये हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? एक और यहां पर कोरिलेशन याद रखना, एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन इंथैल्पी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? पक्की बात? करें इसको रब, आगे बढ़े। चलिए तो इसको रब करते हैं, पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी क्लियर हो गई है हम लोगों को। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमजोर हो रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल होता जा रहा है। उन एटम्स के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होगा जिनमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल है, और उनमें थोड़ा कमजोर होगा जिनमें d और f ऑर्बिटल आ जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के मुकाबले बिस्मथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अंदर s है, p है, बाहर d और f है। तो जितना एक्सपेक्टेड था कि इतना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन होता ज्यादा है।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ट्रेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, प्यारे बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जब दो एटम एक दूसरे से कोवेलेंटली यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए होते हैं, तब उन दोनों एटम्स में से जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है और ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंटली जुड़े हैं, तो अभी यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। लेकिन प्यारे बच्चों क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, to attract the shared pair of electron towards itself, यानी कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। अपनी ओर खींचने का मतलब है ये पूरी तरीके से नहीं खींचेगा, ये उसको अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करेगा। पता चला पूरी तरह खींच लिया, तो पूरी तरह कभी नहीं खींचेगा, पार्शियली अपनी ओर खींचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो भाई हैं, दो भाइयों के पिताजी ने उनको एक एक जमीन इक्वल बांट दी। अब इस भाई को भी 100 स्क्वायर फीट जमीन मिल गई और इस भाई को भी 100 स्क्वायर फीट जमीन मिल गई। ये दोनों भाई है, लेकिन ये भाई थोड़ा सा बेचारा सीधा है और ये भाई थोड़ा सा गुंडा है, लेकिन है तो दोनों भाई। तो ये भाई इसकी जमीन पर पूरा कब्जा नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा? खेती करते करते एक दिन रात में क्या करेगा? ये बाउंड्री वॉल थोड़ी सी इधर खिसका देगा। तो अब इसके पास में 140 स्क्वायर फीट जमीन आ गई और ये बेचारे के पास 60 स्क्वायर फीट ही रह गई। तो पार्शियली इसने अपनी ओर बढ़ा ली, तो इसके पास क्या जाएगा? -40 और इसके पास में +40। समझ में आ रही है बात आपको? इसको बोलते हैं पार्शियली अपनी ओर खसकाना। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या होगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इसका डिस्पर्स हो जाएगा, बिखर जाएगा बेचारे का, ये देखो। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा आगे खिसक के क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। क्या एक चीज समझ में आ गई? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात? चलिए बहुत अच्छा। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करेगी? तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिपेंडेंट ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज ऑफ एटम। क्यों? न्यूक्लियस जितना ताकतवर होगा, न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा, उतनी ज्यादा ताकत से वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। अब अगर मान लो एटम बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस तो अंदर दब गया, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, इतने सारे शेल ने अपने न्यूक्लियस को अंदर दबा दिया। अब जो इतना बड़ा एटम होगा, उस बड़े एटम के अंदर न्यूक्लियस उतना अंदर दब गया, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कमजोर हो गया और उसी के इलेक्ट्रॉन्स अपने ही शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां तो इस बड़े एटम से अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स नहीं संभल रहे, तो वो किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या खींचेगा? बात समझ रहे हो? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, मोर will be the effective nuclear charge and hence more will be the electronegativity। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई डाउट? तो यहां पर बस सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रखेंगे दैट फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? लेकिन अगर अपन और डिटेल में चले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, मतलब अगर अपन इसमें और ज्यादा डिटेल में चले
और ज्यादा डीप में चले तो हमें एक बात यहां पर नजर आती है कि देखो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3, फास्फोरस की कम होकर हो जाती है 2.1, आर्सेनिक की हो जाती है 2.0, इसकी हो जाती है 1.9 और इसकी भी होती है 1.9। अब आप यहां पर मेरे से सवाल पूछोगे कि सर यहां पर इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम क्यों? तो बेटा इसका एटॉमिक रेडियस 141, इसका 148 पिकोमीटर, साइज इज ऑलमोस्ट सेम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। इससे इसमें मेजर चेंज क्यों आया? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज कम था, इसका एटॉमिक साइज एकदम से बढ़ गया, तो बड़ा एटॉमिक साइज हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। इससे इसमें जरा सा फर्क क्यों आया? क्योंकि साइज में जरा सा फर्क आया। इससे इसमें जरा सा फर्क क्यों आया? क्योंकि साइज में जरा सा फर्क आया। तो प्योरली ये कॉन्सेप्ट भी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब गाइस डिटेल में जाने की वजह से, बहुत सारा पढ़ाने की वजह से साइज हमारे वीडियो का भी बड़ा हो गया है, तो बची हुई एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई हो। कमेंट सेक्शन में प्लीज गाइस मुझे लिखकर बताओ, प्लीज रिक्वेस्ट है मुझे लिखकर बताओ कि जितनी बातें मैंने समझाई समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो हम लोग फिर एक बार कोशिश करेंगे इसको डिस्कस करने की। अदरवाइज हम लोग अगले वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है और इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे और फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।